नमस्कार साथियों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत टॉप 20 एमसीक्यूज का तीसरा सेट लगाएंगे। इस सेट का हमारा पहला सवाल है, भारत में महापाषाण कब्रें मेगालिथ से जिन्हें कहा जाता है, बनाने की प्रथा कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? 3000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले या फिर 1000 वर्ष? इसका सही जवाब है 3000 वर्ष पहले। दूसरा प्रश्न है, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है रायसेन, वहां पर स्थित है। भीमबेटका के अंतर्गत जो गुफाएं हैं वहां पर दीवारों पर बहुत सारे शैल चित्र बने हुए हैं और ये शैल चित्र इंडिया में सबसे ज्यादा पुराने हैं। भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स को 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची किया गया था। साथ ही इसकी खोज किसने की थी? तो 1957 में वीएस वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। तीसरा प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता में पक्का स्नानघर पाया जाता है? तो पक्का जो स्नानागार पाया गया है वो कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो के अंतर्गत पाया गया है। मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला भी कहते हैं और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जो है 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। वहीं हम बात करें भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो होगा आपका राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के अंतर्गत पड़ता है। मोहनजोदड़ो से कुछ अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, जैसे कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा, विशाल अन्न भंडार प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। दूसरा है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल मौजूद हैं, ये भी सही है। और वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, ये भी सही है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि जो श्रुति है उसका मतलब होता है सुना गया। तो हमारे जो वेद हैं, ऐसा माना जाता है कि ये श्रुति परंपरा के माध्यम से इनको आगे ले जाया गया। जो हमारे पूर्वज थे वो अपनी आने वाली पीढ़ी को सुना दिया करते थे, फिर वो वाली पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को, इसी प्रकार से इनको आगे बढ़ाया गया था। कहा जाता है कि इनको बाद में लिपिबद्ध किया गया या फिर लिखा गया था। पांचवा प्रश्न है, किस ऋग्वैदिक देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है? विकल्प है इंद्र, अग्नि, वरुण और यम। तो इसका सही जवाब है अग्नि। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार इंद्र नामक देवता का उल्लेख है, जिस पर ऋग्वेद में आपको 250 देखने को। इंद्र को विश्व का स्वामी या फिर पुरंदर भी कहा गया। दूसरा इंपोर्टेंट देवता अगर हम बात करें तो पर 200 सूक्त आपको अंतर्गत देखने को। छठवां प्रश्न है, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से तीसरा चरण कौन सा था? तो आश्रम प्रणाली में तीसरा चरण कौन सा था वो हमें बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वानप्रस्थ। यहाँ पर वैदिक काल में 4 आश्रम हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसमें पूछा गया है कि तीसरा कौन सा था, तो तीसरा था आपका वानप्रस्थ। अगला है, निम्नलिखित में से किस वेद में दशराग्य युद्ध का वर्णन किया गया है? तो दशराग्य युद्ध का वर्णन जो है आपका ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है। दशराग्य जो युद्ध है वो सुदास और 10 जन इनके बीच में हुआ था। सुदास जो थे भरत कबीले से संबंधित थे, बाकी यहाँ पर 10 अन्य छोटे मोटे कबीले थे। इसमें सुदास विजयी होता है, मतलब भरत कबीला जो है विजयी हो जाता है। आठवां प्रश्न है, आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई कौन सी थी, यहाँ पर पूछा गया है। तो आठवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जन। देखिए, आर्य समाज की प्रशासनिक इकाई के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता था कुल, जिसे हम कहेंगे परिवार, इसका मुखिया होता था कुलप। उससे ऊपर फिर ग्राम होता था, जिसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। फिर कई सारे ग्रामों को मिलकर विष का निर्माण किया जाता था, जिसे हम कहते हैं विषपति। कई सारे विष इकट्ठे होते हैं, उसको जन जन मिलकर बनाते हैं और इसका मुखिया कहलाता था जनस्य गोप या फिर राजा। अगला प्रश्न है, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? 9वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है 10वां, वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं। इनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई और वे वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं।
संख्या बत पूछी। तो वेदांगों से प्रश्न है कि कुल कितनी संख्या ये पूछा गया है, तो इनकी कुल संख्या है 6, ऑप्शन डी। ये आपके वेदांग हैं। तो वेद जो हैं इनको समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। ये टोटल वेदांग 6 हैं। इसमें कौन कौन से हैं? व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और कल्प। ये आपके 6 वेदांग हैं। कई बार इनका नाम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इनको याद रख सकते हैं। 11वां प्रश्न है आजीवक संप्रदाय से। आजीवकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मक्खली गोसाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। सही है, और यही इसके संस्थापक भी थे। दूसरा है, आजीवक भाग्यवाद में विश्वास करते हैं। यह भी सही है। तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ए। 1 और 2 दोनों सही हैं। भाग्यवाद मतलब आजीवक जो लोग होते थे यही मानते थे कि सब सारी चीजें यहाँ पर भाग्य से डिसाइड होती हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है, अशोक से संबंधित है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप। 14वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? कुषाण, पार्थियन, गुप्त या फिर शक? तो 14वें प्रश्न का सही जवाब है कुषाण। अब यहाँ पर 4 बौद्ध संगीतियां, जिसमें पहली है 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के काल में होती है, जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे। यहाँ पर हुआ क्या था कि बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक एवं विनय पिटक नामक ग्रंथों में संकलित किया गया। दूसरी जो आपकी संगीति है वो 383 ईसा पूर्व में होती है, कालाशोक के समय, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित था। अध्यक्षता इसकी कहते हैं सबकामी, और इसमें आपसी मतभेद के कारण स्थविर एवं महासांगिक में इनका विभाजन होता है। तीसरी है पाटलिपुत्र में इसका आयोजन होता है। अब देखिए, दूसरी कहाँ हुई? वैशाली में, पहली राजगृह में, तीसरी पाटलिपुत्र में, अशोक के टाइम पर होती है 250 ईसा पूर्व में। मोगल पुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और यहाँ पर अभिधम्म पिटक का संकलन किया जाता है। चौथी होती है कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के टाइम पर होती है ये, और वसुमित्र को अध्यक्ष एवं अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और इसी चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान एवं महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन होता है। 15वां प्रश्न है आपका, भरहुत स्तूप पर ऊंची मूर्तियां किसके चित्रण हैं? तो इसका सही जवाब है यक्ष और यक्षिणी इसके चित्र हैं। भरहुत स्तूप कहाँ पर है? तो एमपी के सतना डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था, और इसकी खोज की थी 1873 में कनिंघम ने। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बौद्ध कला का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो सबसे प्राचीन स्तूप आपका सांची का स्तूप है, जबकि सबसे बड़ा स्तूप जो होगा आपका वो केसरिया स्तूप होगा। सबसे प्राचीन की बात की जाएगी तो सांची का स्तूप है, और ये कहाँ पर है? ये एमपी के रायसेन जिले के अंतर्गत है। निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। अगला प्रश्न है आपका 17वां, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में संकलित हैं या फिर किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो 17वें प्रश्न का सही जवाब है विनय पिटक। विनय पिटक में आपके जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए नियम, कायदे, कानून जो भी हैं वो सब यहाँ पर मिलते हैं। अभिधम्म पिटक जो है यहाँ पर आपको दार्शनिक पक्ष मिलते हैं बौद्ध धर्म के। 18वां प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? धम्मानंद, सुजाता, महाप्रजापति, गौतमी, संघमित्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी जो थी बुद्ध की मौसी थी, इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। संघमित्रा जो थी अशोक की बड़ी पुत्री थी। सुजाता गौतम बुद्ध को एक कटोरी खीर खिलाई थी, जिससे उनके 6 वर्षों की तपस्या का समापन हुआ था। 19वां प्रश्न है, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं को रहने का स्थान है? तो यहाँ ये बताना है कि बौद्ध वास्तुकला में कौन एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं को रहने के लिए स्थान है। तो इसका सही जवाब है 19वें प्रश्न का ए, वो है चैत्य। चैत्य जो होते थे वो प्रार्थना कक्ष हुआ करते थे बौद्ध भिक्षुओं के लिए। यहाँ पर वो अपनी प्रार्थना वगैरह करा करते थे। चैत्य के ही इस वाले रीजन में यहाँ पर आपको स्तूप देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्तूप हुआ करता था। तो इसका सही जवाब है चैत्य। ये है आपका स्तूप। विहार जो हुआ करते थे वो उनके निवास स्थान हुआ करते थे, जहाँ पर वो रहते थे, अध्ययन करते थे।
20वां प्रश्न है गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण। तो द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कब हुआ था गंगा घाटी के अंतर्गत, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। प्रथम नगरीकरण अगर आपसे पूछा जाए तो वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के समय का काल। दूसरा नगरीकरण होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल के समय। तो इस प्रकार हमने तकरीबन 20 प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको लगाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।